किसी की कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज करें। चौथा चैप्टर है जो इन 10 चैप्टर में सबसे बड़ा है संख्या की दृष्टि से, नंबर ऑफ सूत्रों की दृष्टि से। और अभी हम 185 सूत्र तक पढ़ चुके हैं। 186 186वां सूत्र, गुप्त अगुप्त पद। गुप्त का मतलब सीक्रेट और अ लग गया मतलब उसका अपोजिट हो गया। यहाँ एक शब्द आ रहा है कूटागार। कूटागार का मतलब ऐसे घर जिन्हें कुछ हिडन प्लेस पर बनाया जाता है ताकि वहां छुपा जा सके, गुप्त रखा जा सके। कोई किसी व्यक्ति को अगर छुपा के रखना है तो उन्हें वहां पर आसानी से रखा जा सके। तो ये जो कुटागार है उसका एग्जाम्पल है, बट बात अगेन पुरुषों की आ रही है। 4 प्रकार हैं कुटागार के। एक तो वे घर जो गुप्त होकर भी गुप्त होते हैं। गुप्त होकर गुप्त होते हैं, ये जो 2 बात आ रही है इसका मतलब परकोटे से घिरे हुए होना, यानी कि वो गुप्त है। परकोटा मतलब एक बाउंड्री होती है और इतनी हाइटेड बाउंड्री होती है कि उसके अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देते। अब आजकल तो क्या ड्रोन आदि का जमाना है, हेलीकॉप्टर या सैटेलाइट से ऊपर से चीजें दिख जाती है, लेकिन पूर्व जो उस समय का जमाना था उस हिसाब से एक ऊंची दीवार भी अगर बना ली जाए तो बाहर आने जाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता अंदर क्या है। तो अगर कोई परकोटा बनाया हुआ है, चारों तरफ से परकोटे से घिरे हुए हैं, मतलब वो गुप्त है। और गुप्त होकर भी गुप्त होते हैं, तो दूसरी बार जो गुप्त शब्द आ रहा है वो उस संबंध में है कि वास्तव में वो गुप्त है या नहीं है। क्या कोई व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, कोई व्यक्ति उसे ढूंढ सकता है या नहीं ढूंढ सकता है। तो अगर वहां पर कुछ डोर्स बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं, और वो द्वार भी बंद हो, तब तो वो वास्तविक रूप से गुप्त भी हैं। मतलब बाउंड्री बनना यानी कि वो गुप्त तो है, लेकिन अगर दरवाजा खुला हुआ है तो पूर्ण रूप से गुप्त नहीं हो पाए, क्योंकि दरवाजे से कोई भी प्रवेश कर सकता है। तो इन 2 बातों को बेस बना करके कूटागार के 4 विकल्प बनाए गए हैं कि एक तो वो गुप्त होकर गुप्त होते हैं, दूसरे गुप्त होकर अगुप्त रहते हैं। अगुप्त मतलब दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन परकोटे से घिरे हुए हैं। और कुछ कुटागार ऐसे होते हैं जो अगुप्त होकर गुप्त होते हैं, मतलब वो परकोटे से घिरे हुए तो नहीं है लेकिन उनके डोर क्लोज है। तो डोर क्लोज है तो अंदर तो कोई जा नहीं सकता, दिख भले रहा है कि वहां पर कोई है बट अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। और चौथा विकल्प, जो न तो परकोटे से घिरे हुए हैं न उनके द्वार बंद है, अर्थात अगुप्त होकर के अगुप्त होते हैं। अब यही बात पुरुषों के संबंध में कैसे बैठती है कि जैसे पुरुषों का शरीर है, उस शरीर को गुप्त रखा जाता है। सामान्यतः हमारी परंपरा है, हम कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहनने से हम अपने शरीर को, हमारी इंद्रियों को ढक देते हैं। वैसे आजकल के कपड़ों से इंद्रियां तो नहीं ढकती है, लेकिन पहले एक जमाना था जब शरीर को अच्छी तरह से ढका जाता था। तो जो भी है वो एग्जाम्पल में अब हमें वैसे ही समझना है कि अगर वस्त्र पहने हुए हैं दैट मीन्स गुप्त होकर, और एक्चुअल गुप्त होना है इंद्रियों की गुप्ती से अर्थ है। यहाँ इंद्रियों की गुप्ती, गुप्ती का मतलब संयम। तो इंद्रियां अपना जो कार्य है, मतलब जैसे आंखें हर कहीं देख रही है, हर कुछ सुन रही है, मतलब गलत चीजें भी सुन रही है, गलत चीजें भी देख रही है, उन पर कंट्रोल होना, वो हो जाएगा गुप्ती। अगर सब कुछ खुला है तो वो अगुप्त है, और जहां कंट्रोल होगा वहां पर गुप्ती है, यानी कि इंद्रियां गुप्त है। तो इन 2 बातों को कंपेयर करके ये 4 ऑप्शन हैं कि वस्त्र पहने हुए हैं लेकिन इंद्रियां गुप्त है। मतलब वस्त्र भी पहने हैं, इंद्रियां भी गुप्त है, कपड़ों से शरीर एक्चुअल ढक भी दिया और इंद्रियों पर भी उसका कंट्रोल है। एक तो वो कैटेगरी के पुरुष हैं। दूसरी कैटेगरी है जहां पर वस्त्र तो पहने हैं लेकिन इंद्रियां गुप्त नहीं है, मतलब नाम के लिए तो हमने कपड़े पहन रखे हैं लेकिन बोलने का संयम भी नहीं है, सुनने का, देखने का। जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था, पर्दा प्रथा होती थी, लेडीज यहाँ यहाँ तक पूरा मतलब अपना चेहरा तक नहीं दिखाती थी। लेकिन जब कोई झगड़ा हो जाए तो अंदर पर्दे में रहते हुए भी इतना जोर जोर से बोलती है, मतलब वहां इंद्रियों पे तो कंट्रोल ही नहीं है। कहने के लिए तो शर्म है, भी घूंघट है, हम तो बहुत शर्म करते हैं, लेकिन
ये बात सेकंड उदाहरण में फिट होती है कि वस्त्र तो पहने हैं लेकिन इंद्रियों की गुप्ति नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा जो विकल्प है वो ये कह रहा है कि अगुप्त होकर के गुप्त होना, यानी कि वस्त्र पहने हुए नहीं है लेकिन फिर भी इंद्रियां गुप्त होती है। जैसे हमारे दिगंबर संप्रदाय के जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन उनके इंद्रियों पे कंट्रोल है, अनाप शनाप नहीं बोलते हैं, गलत जगह पर दृष्टि नहीं जाती है, कुछ गलत चीजें नहीं सुनते हैं, इस तरह से इंद्रियों पे संयम है। तो कहने का मतलब ये हुआ, और चौथा विकल्प जो अगुप्त भी है और इंद्रियों पर भी, मतलब वस्त्र भी नहीं पहने हैं और इंद्रियां भी गुप्त नहीं है। तो दैट मीन्स मूल बात यहाँ पर हमें ये पकड़नी है कि इंद्रियों पर संयम होना जरूरी है, खाली कपड़ों से दिखावटी गुप्तता सफिशिएंट नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। अब यही एग्जाम्पल, सेम बातें, सब कुछ सेम है, खाली एग्जाम्पल में कूटागार शालाएं ले ली हैं और पुरुष की जगह स्त्रियां शब्द आ गया है, बाकी सारी बातें सेम हैं। आगे बढ़ते हैं। अवगाहना पद। अवगाहना चार प्रकार की होती है: द्रव्य अवगाहना, क्षेत्र अवगाहना, कालावगाहना और भाव अवगाहना। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बारे में कल थोड़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, अभी शॉर्ट में समझते हैं। अवगाहना मतलब किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करना। तो द्रव्यों की अवगाहना से मतलब हुआ कि द्रव्य का फैलाव हो रहा है, मतलब द्रव्य फैलेगा, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो जितना एरिया ऑक्यूपाई करे उतने एरिया में वो द्रव्य भी फैल जाएगा, जो मटेरियल है वो। और क्षेत्रावगाहना मतलब क्षेत्र स्वयं अवगाहना है, मतलब वो जितना एरिया है, अवगाहना का मतलब ही वही होता है जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो जितना एरिया उसको ऑक्यूपाई होगा वो क्षेत्र अवगाहना में आ जाएगा। उसके बाद में काल की अवगाहना, ये केवल मनुष्य लोक में होती है, मतलब कितने ड्यूरेशन तक वो है, या वैसे जो अढ़ाई द्वीप में कहते हैं काल को माना गया है, विशेष रूप से अद्धा काल को, तो उस अकॉर्डिंगली काल की अवगाहना को समझना है। और भाव अवगाहना का मतलब आश्रय लेने की क्रिया, मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, कोई पुद्गल या जीव जब किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो ऑक्यूपाई होने का प्रोसेस, वो भाव अवगाहना है। आगे है प्रज्ञप्ति पद। चार प्रज्ञप्तियां अंग बाह्य हैं। अंग बाह्य का मतलब जो उपांग हैं। एक तो अंग होते हैं 12 अंग और 12 उपांग, तो जो उपांग है वो अंग बाह्य कहलाते हैं। उसमें उपांग, छेद, मूल, आवश्यक सब आ जाते हैं, अंग को छोड़ के सब कुछ। तो इन अंग बाह्यों में चार प्रज्ञप्तियां बताई गई हैं: चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य का मतलब सूर्य, और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, चौथा है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। इनमें से तीन प्रज्ञप्तियां, चंद्र, सूर्य और जम्बू द्वीप, ये तो हमारे उपांगों में आ जाती है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति का स्पष्ट नाम किसी उपांग से मैच नहीं हो रहा है, संभव है किसी उपांग का ये कंटेंट हो, मैंने सारे अगम स्टडी नहीं किए इसलिए मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहां पढ़ने से ऐसा लगता है कि संभवतया ये किसी न किसी उपांग का पार्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी और भी प्रज्ञप्तियां हैं जो अंग बाह्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर समाहित नहीं है। एक है व्याख्या प्रज्ञप्ति, जिसको भगवती कहते हैं हम, ये अंग आगम है, तो ये अंग बाह्य नहीं होने से इसमें नहीं आएगा। प्रति संलीन, अप्रति संलीन। संलीन का मतलब होता है किसी के साथ में लीन होना, संलीन, संग में लिप्त हो जाना, लीन हो जाना, और प्रति शब्द लग गया तो वो उसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो प्रति संलीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आंखों का कार्य देखना और हम उसमें पूरा इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं, कानों का कार्य सुनना है, बहुत रुचि लेकर के सुन रहे हैं, मधुर स्वर चल रहे हैं, मधुर गीत गाए जा रहे हैं और हम उसको बहुत ध्यान से और बहुत रुचि के साथ सुन रहे हैं, तो वो है प्रति संलीनता। और अगर हम उसमें समता भाव रखें, बहुत ज्यादा एक उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो अप्रति संलीनता है। सॉरी, प्रति संलीनता में ही अपोजिट हो जाता, संलीन होना फिर प्रति संलीन होना, और अ लग गया तो फिर से अपोजिट हुआ, तो अप्रति संलीनता मतलब लीन होना और प्रति संलीनता मतलब लीन नहीं होना। अब यहाँ पर इनके भी चार चार भेद जो किए गए हैं वो किस दृष्टि से, उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रति संलीनता है इसके भी चार प्रकार होते हैं, इसमें से तीन प्रकारों का यहाँ पर उल्लेख है, तो हम चौथे प्रकार को भी छोड़ देते हैं। चार प्रकारों में से एक है कषाय, दूसरा है योग और तीसरा है इंद्रिय। तो
यहाँ पहला जो सूत्र है 190 नंबर सूत्र, उसमें कषाय प्रतिसंलीनता की बात है। तो उसके 4 प्रकार कषाय की अपेक्षा से किए गए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रतिसंलीनता। ठीक है, मतलब क्रोध में इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें निरोध करना, उससे बचना, ब्रेक करना। फिर 4 अप्रतिसंलीन, मतलब उसका अपोजिट हो गया। तो क्रोध के साथ में हम भी उस भाव में बह जाएं तो वो क्रोध अप्रतिसंलीन होगा। सेम बात मान, माया, लोभ के लिए भी समझनी होगी। फिर 4 प्रतिसंलीन के और एक अपेक्षा से भेद है। यहाँ पर योग और इंद्रिय की बात आई है। तो 3 योग, मन, वचन, काय, और चौथा इंद्रिय, इसको भी ले लिया। तो इस प्रकार से ये 4 भेद होते हैं। मतलब मन का निरोध करना, मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों को रोकना, उनके साथ नहीं बहना। ऐसे ही वचन से प्रतिसंलीनता, मुंह से कुछ भी अनशन नहीं बोलना, बहुत सोच समझ के विवेकपूर्ण बोलना। सेम शरीर से क्रियाओं के संबंध में काय प्रतिसंलीनता, और इंद्रियों की क्रिया के संबंध में इंद्रिय प्रतिसंलीन। इन चारों के ही अप्रतिसंलीन वाले 4 भेद भी हो जाएंगे। तो ये 193 सूत्र हो गया। उसके आगे एक पद है दीन अदीन पद। इस सूत्र में कुल, मतलब इस पद में, दीन अदीन पद में कुल 17 सूत्र आते हैं, 17। इसका बेसिस क्या है, थोड़ा बेसिस समझ लेते हैं तो 17 सूत्र हमारे साथ में हो जाएंगे। सबसे पहले पहले सूत्र को हम समझ लेते हैं। पहला सूत्र क्या कह रहा है कि कुछ पुरुष बाहर से भी दीन होते हैं, अंतर से भी दीन होते हैं। दीन होना मतलब क्या होता है? गरीब व्यक्ति को बोलते हैं दीन, दीन दुखी, मतलब कमी होना। कोई चीज अगर भरपूर हो तो वो अदीन कहलाएगा, और कुछ कम हो तो दीन। तो बाहर से दीन होते हैं कि बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि भाई वो दीन है, लेकिन अंदर से वो दीन है या नहीं है, ऐसे 4 विकल्प बनेंगे। तो बाहर और अंदर के भेद के आधार पर 4 भेद हैं, 4 विकल्प हैं। बाहर से भी दीन, अंदर से भी दीन, बाहर से दीन, अंदर से अदीन, बाहर से अदीन, अंदर से दीन, बाहर से भी अदीन, अंदर से भी अदीन। ये हो गए पहले सूत्र में 4 बातें, अंदर और बाहर का कंपैरिजन करके दीनता और अदीनता के अपेक्षा से 4 विकल्प पुरुषों के लिए। इन सब विकल्पों में हमें हमेशा एक ही चिंतन करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। कहीं ना कहीं तो हम आते ही होंगे, कौन सी कैटेगरी अच्छी है, हम कहाँ आते हैं, और अगर हम अच्छी कैटेगरी में नहीं है तो हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सुषमा जी ने हैंड रेज किया है, कुछ आवश्यक हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो शायद गलती से हुआ हो तो फिर से हैंड लो कर सकते हैं। उसके बाद ये पहला सूत्र था दीन अदीन पद का। मैंने कहा 17 सूत्र है, तो अब ये 17 कैसे होते हैं? इससे पहले एक शब्द श्रृंखला हमने समझी थी, परिणत, रूप, मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम। ऐसे कुल 9 थे। तो अगले 9 सूत्रों में इन्हीं 9 बातों की बात आ रही है कि पुरुष दीन और दीन रूप में परिणत होते हैं। यहाँ परिणत की बात आई। उसके बाद में उसके अगले सूत्र में दीन और दीन रूप वाले होते हैं। फिर मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम। अब इसमें कुछ और शब्द आगे ऐड हो रहे हैं। वहां तक तो 9 शब्द थे, अब इसमें आगे शब्द कैसे ऐड हो रहे हैं? वृत्ति, वृत्ति के बाद है जाति, फिर है भाषी, बोलने वाला, अवभाषी। अवभाषी का मतलब आभास, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो दीन है। कुछ पुरुष दीन और दीन अवभाषी होते हैं, दीन भी है और लगते भी दीन है। अब जैसे कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जैसे अंदर से बहुत कम पैसा होता है लेकिन बाहर शोबाजी पूरी करते हैं। मतलब अपने पास पैसा कम है, शादियों में 2 करोड़ तो खर्च करना ही करना, भले उधार लाके करेंगे। तो वो कैसा हो गया? एक्चुअल तो दीन है लेकिन दीन अवभाषी नहीं है, दिखाते अपने आप को दीन नहीं है। तो वैसे कैटेगरीज अलग अलग हैं। उसके आगे शब्द है सेवी, पर्याय, परिवार। तो इस तरह से ये कुल 17 सूत्र हो गए दीन अदीन पद के अंतर्गत। उसके आगे है आर्य अनार्य पद। इसमें भी वैसा ही है यहाँ पर, लेकिन 18 सूत्र है, 18। एक और शब्द यहाँ बढ़ जाता है। वो शब्द क्या है उस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम प्रथम सूत्र को समझते हैं, क्योंकि इन सब में प्रथम सूत्र थोड़ा डिफरेंट है। आगे 9 सूत्र एक जैसे आते हैं। तो इसमें कंपेयर आर्य अनार्य पद का हो रहा है। पुरुष जाति से भी आर्य और गुण से भी आर्य होते हैं। यहां कंपैरिजन क्या किया? जाति का कंपैरिजन गुण से किया है पहले सूत्र में। उसके बाद दूसरे में अगेन वही सीरियल चालू हो गया, परिणित जाति से आर्य और आर्य रूप में परिणित। देन
जाति से आर्य और रूप वाले। अब वही शब्दों को हम आगे बढ़ते हैं। रूप के बाद में मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम। फिर अभी जो नए शब्द आए थे वो इसमें भी कंटिन्यू हैं। वृत्ति, जाति। अब देखिए यहाँ पर जाति, पुरुष जाति से आर्य है और आर्य जाति वाले होते हैं, मतलब दोनों जगह जाति शब्द ही आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट शब्द में जाति कंटिन्यू चल ही रहा था, उसको कंपेयर भी उसी रूप में किया है। इसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली उसका अर्थ अलग हो जाता है। एक तो उनकी जाति से वो आर्य है, और एक्चुअली आर्य जाति वाले भी होते हैं, मतलब उनका नेचर कह सकते हैं हम कि वो नेचर से आर्य है, या उनके स्वभाव में आर्यता है। आर्यता का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि जैसे हम कहते हैं आर्य क्षेत्र अनार्य क्षेत्र, जहां पर धर्म किया जा सकता है, जहां धर्म नहीं हो सकता है, तो आर्य में धर्म की पॉसिबिलिटीज होती है। एक ऐसा परिवार, ऐसा माहौल जहां पर हम कुछ धर्म की बात कर सके, धर्म को अपने जीवन में अपना सकें, जहां धर्म का माहौल होता है, वो आर्य है। तो बाई नेचर वो आर्य है, और उनकी एक्चुअल जाति भी आर्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जैनत्व को मानता है तो वो जैन है, और उसका सरनेम भी जैन है, मतलब उसने जैन परिवार में जन्म भी लिया। इस तरह से हमें दोनों जगह जाति का अंतर समझना होगा। उसके बाद आगे भाषी, अवभाषी, सेवी, पर्याय, परिवार, और एक अंतिम शब्द यहाँ पर भाव और जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे 18 सूत्र होते हैं। तो हमने 17 सूत्र पहले दीन पद के किए, और अब 18 सूत्र हमने किए हैं आर्य पद के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जाति पद। वृषभ 4 प्रकार के होते हैं। वृषभ का मतलब होता है बेल। तो इनकी 4 प्रकार बताए गए हैं: जाति संपन्न, कुल संपन्न, बल संपन्न और रूप संपन्न। अब यही बातें पुरुषों में भी होते हैं, मनुष्यों के लिए भी है, कि जाति, कुल, बल और रूप। जाति क्या होता है, जो माता का पीहर होता है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो जाति होती है। मतलब जो मम्मी से मिलेगा वो जाति, और जो पिता से मिलेगा वो कुल। अपना परिवार उसको कहते हैं कुल, और ननिहाल वाला परिवार वो होती है जाति। इसके अलावा बल और रूप, बल मतलब पावर, रूप मतलब सुंदरता। तो ये 4 चीजें पुरुषों में पे पाई जाती है। अब इन चारों के बेस पर ही कंपैरिजन करते हुए आगे के 6 सूत्र हैं। पहले कंपैरिजन जाति संपन्नता, मतलब कोई वृषभ मतलब बेल या मनुष्य पुरुष, दोनों के लिए वही बात आएगी। तो वो जाति से संपन्न है लेकिन कुल से संपन्न नहीं है, जाति से संपन्न है लेकिन बल से संपन्न नहीं है, जाति से संपन्न है लेकिन रूप से संपन्न नहीं है। इस तरह से ये 4 सेट बन जाते हैं, मतलब जाति और कुल में कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के 4 विकल्प बनेंगे: दोनों से संपन्न है, किसी एक से संपन्न है, या दोनों से संपन्न नहीं है। फिर जाति का कंपैरिजन बल से होगा, फिर जाति का कंपैरिजन रूप से होगा। तो ऐसे 3 सूत्रों में जाति का कंपैरिजन ही चलेगा। उसके बाद कुल का कंपैरिजन बल से होगा, कुल का रूप से होगा। तो ये 2 सूत्र बन जाएंगे, और अंतिम बल और रूप के कंपैरिजन वाला 1 सूत्र बनेगा। तो ऐसे 6 सूत्र आगे वाले हैं। पहले वृषभ का एग्जाम्पल है, और फिर उसके साथ पुरुष की कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे जाति और कुल का कंपैरिजन है, उसके बाद जाति का बल से है, और फिर जाति का रूप से है। ये पुरुष वाला ही चल रहा है, फिर ये रूप से है। उसके बाद ये 3 जाति पद के बाद कुल पद, उसमें 2 सूत्र हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फिर एक अंतिम बल पद है जिसमें 1 ही सूत्र है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी यहाँ पूरा होता है। इसके आगे एक है हस्ती पद। हस्ती मतलब यहाँ हाथी। अब हाथी में 4 बातें क्या होती है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है। एक तो हाथी ऐसा होता है जो भद्र होता है, मतलब उसमें धैर्य होता है। दूसरा होता है मंद होता है, मतलब धैर्य गुण की मंदता होती है। भद्र मंद अपोजिट हो गया। उसके बाद तीसरा भेद है भीरू, मतलब थोड़ा डरपोक होता है। और चौथा है संकीर्ण, जिसमें स्वभाव की विविधता हो, अलग अलग प्रकार का स्वभाव, चेंजिंग नेचर। या हम संकीर्णता वो भी कह सकते हैं, छोटी सोच का जो व्यक्तित्व होता है, छोटी सोच वाला। अब ये बातें चारों पुरुषों के लिए भी है। अब इन सूत्रों में हस्ती पद में कंपैरिजन कैसे हो रहा है, ये जो 4 चीजें हैं, प्रत्येक का, भद्र का कंपैरिजन मंद
मृग और संकीर्ण के साथ में है। मतलब कैसे हो रहा है कि पहले तो वो हाथी भद्र है और उसका मन भी भद्र है, मतलब भद्र का भद्र से ही कंपेयर किया, वास्तव में उसका मन भी भद्र है, क्या दिखने में भद्र है और एक अंदर से भी भद्र है। तो भद्र का भद्र से कंपेयर हुआ। उसके बाद वही पुरुषों के लिए भी कुछ पुरुष भद्र होते हैं और उनका मन भी भद्र होता है। फिर मंद और मंदता का कंपैरिजन है। देन मृग और मृगता का कंपैरिजन है। उसके बाद संकीर्ण और संकीर्ण का कंपैरिजन है। ये 4 कंपैरिजन हो गए। फिर एक संग्रहणी गाथा, मतलब चारों को आपस में कंपेयर किया गया था। वहां पर कैसे था, इससे पहले जो बेल वाला पद था ना, उसमें प्रथम को सेकंड थर्ड फोर्थ से किया, फिर सेकंड को थर्ड फोर्थ से और फिर थर्ड को फोर्थ से। यहाँ पर चारों को आपस में ही कंपेयर किया मन से, मतलब एक्चुअल है और दिखता है, बस उन दोनों का जो अंतर है। अब इसमें एक संग्रहणी गाथा है, जिसमें संग्रहणी इसका अर्थ क्या होता है, एक कलेक्टिव गाथा आती है, मतलब जो अब तक जो बातें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को सामूहिक रूप से यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हमने इससे पूर्व हस्तिपद पढ़ा, तो हस्तिपद में जो 4 बातें बताई गई थी उसी के बारे में कुछ और डिटेल है कि कौन सा हाथी किस तरह का होता है, उसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक बात आ रही है, जिसकी आंखें मधु गुटिका के समान भूरापन लिए हुए लाल होती है, जो उचित काल मर्यादा से उत्पन्न हुआ है, जिसकी पूंछ लंबी है, जिसका अगला भाग उन्नत है, उन्नत मतलब ऊंचा है, जो धीर है, जिसके सब अंग प्रमाण और लक्षण से उपेत होने के कारण समाहित है, मतलब व्यवस्थित अंग जिस प्रमाण में होने चाहिए, जिससे जो छोटा बड़ा उस हिसाब से प्रॉपर शेप में, उस हाथी को कहा जाता है भद्र। फिर दूसरी परिभाषा है मंद की, जिसकी चमड़ी शिथिल स्थूल और वलियों से युक्त होता है। वलिया मतलब एक तो होता है स्किन पूरा खिंचाव वाली, और एक झुर्रियां वाली चेहरा, जैसे बुढ़ापे में एक झुर्रियां आ जाती है ना चेहरों पे, वैसी रेखाएं आ जाती हैं। जिसका सिर और पुच्छ मूल स्थूल होते हैं, जिसके नख दांत के स्थूल होते हैं, जिसकी आंखें सिंह की तरह भूरापन लिए हुए पीली होती है, उस हाथी को मंद कहा जाता है। तो ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हाथियों के बारे में कि कौन से हाथी किस तरह के होते हैं। सेम वैसे एक मृग जो प्रकार बताया था उसकी भी कुछ यहाँ बताई हुई है, जिसका शरीर, गर्दन, चमड़ी, नख, दांत और केश पतले होते हैं, जो भीरू और त्रस्त घबराया हुआ होता है, उद्विग्न होता है, जो दूसरों को त्रास देता है, उस हाथी को मृग कहा जाता है। जिसमें उक्त हस्तियों के रूप और शील के लक्षण मिश्रित रूप में मिलते हैं, उस हाथी को संकीर्ण कहा जाता है, जिसमें सब मिक्स होता है, एक जैसा नहीं है। और एक बात और आती है कि भद्र के शरद ऋतु में, मंद के बसंत ऋतु में, मृग के हेमंत ऋतु में और संकीर्ण के सब ऋतुओं में मद जरता है। अब इसके आगे पद आ रहा है विकथा पद। विकथा, विकथा का मतलब नेगेटिव स्टोरीज, जो स्टोरीज अच्छी नहीं होती है वो विकथा में आती है। तो 4 प्रकार की विकथा है जो हमारी आत्म कल्याण में बाधक हैं, जो अधर्म की ओर ले जाती है। विकथा में 4 प्रकारों में, एक तो है स्त्री कथा, दूसरी देश कथा, स्त्री का मतलब स्त्रियों के बारे में कुछ रोमांटिक बातें, देश कथा यानी कि पॉलिटिकल चीजें, भक्त कथा मतलब किचन से रिलेटेड बातें, जैसे खाना खजाना इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं वो भक्त कथा का पार्ट कह सकते हैं, और राज कथा तो राजा के बारे में बातें। अब इनके भी 4-4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार और कर लेते हैं, आज भी थोड़ा सा जल्दी हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि एक सेशन जो कल का पेंडिंग रह गया था उसे आज पूरा करना है साध्वी प्रमुखा जी के बारे में। तो विकथा और कथा इतना अगर हो पाए तो यहाँ तक कर लेते हैं एक बार। स्त्री कथा के 4 प्रकार हैं। स्त्री की जाति की कथा, कुल की कथा, जाति और कुल का अर्थ मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, रूप की कथा और एक वेशभूषा की कथा, ये 4 स्त्री कथाएं कथाओं में आता है। फिर भक्त कथा मतलब खाने पीने की बात है, तो उसमें एक होती है आवाप कथा, रसोई की सामग्री मतलब रॉ मटेरियल, कौन सी चीज क्या कहाँ मिलती है, कहाँ से लानी, उसके उस पर चर्चा करना, उससे रिलेटेड स्टोरीज। फिर एक निर्वाप कथा जिसमें बने हुए भोजन की चर्चा, मतलब खाना बन गया या आधा बना है वैसी उस पर बात होती है। एक आरंभ कथा है कि कितनी सामग्री कितना धन आवश्यक होगा, उस पर चर्चा करना। और एक निष्ठान कथा जिसमें सामग्री और कितना धन लग गया, मतलब एक तो अरेंज करना और एक हो जाने के बाद उसका कैलकुलेशन। तीसरे पद में बजट की बात थी, चौथे के अंदर मतलब बैलेंस शीट जैसा समझ लीजिए कम होने के बाद। फिर एक है देश कथा। अब इसमें अलग अलग प्रकार की जो जगह होती है ना, उन देशों के बारे में
4 प्रकार की कथाएं होती है। एक देश विधि कथा, कि किस देश में किस तरह का भोजन कानून चलते हैं, मतलब वहां के प्रचलन। फिर देश विकल्प कथा, जिसमें वहां पर कौन सा अनाज उगता है, वहां पर क्या फिजिकल लोकेशंस में है, कहाँ कहाँ पर क्या, जैसे कहीं तेल के कुएं हैं, कहीं पर कुछ और होता है, वो बातें। उसके बाद एक है देश छंद कथा, जिसमें वहां के विवाह से संबंधित रीति रिवाजों की बात होती है कि वहां पे शादियां इस तरह से होती हैं। और एक होती है देश नेपथ्य कथा, जिसमें वहां के पहनावे की बात होती है कि भी यहाँ पे इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। फिर राजकथा, राजकथा के बारे में अपने पहले भी एक बार चर्चा शायद हुई थी। अतियान नगर में प्रवेश से संबंधित कथा, कि जब प्रवेश होता है तो उस समय जो भी तैयारियां होती है। उसके आगे राजा का निर्याण, मतलब जब वो बाहर जाते हैं, निकलते हैं तब। तीसरा सेना और वाहनों की कथा, और चौथा उनके कोष आदि की कथा, कोष उनके पास जो भी सामग्री संग्रह, उन सब की बातें। इस प्रकार से कथा पद का हमने एक पार्ट पूरा कर लिया। अब दूसरा जो पद है वो कल करने का भाव रहेगा। 246 से हम कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, मंडे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जिज्ञासाएं आमंत्रित है, 1-2 मिनट के लिए जिज्ञासाएं कर लेते हैं रचना जी, उसके बाद आप अपना सेशन प्रारंभ कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय देखो, जिनेन्द्र। वी कथा वाला पद था, तो इसमें कोई 4 तरह की वी कथाएं हैं, तो उसमें से हमें मतलब राजा के रिलेटेड और ये देश के रिलेटेड भी ये वी कथाएं हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, साधुओं को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हमें जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप की कर सकते हैं, या करनी ही नहीं चाहिए कोई भी टाइप की? ये सब न करने जैसी चीजें हैं। उसके आगे 4 कथाएं भी आएगी, कौन सी कथा हमें करनी चाहिए वो भी बात आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ओके, आया, समझ आया। थैंक यू। सर, इस वीक कथा के बारे में ही था कि हमारे लिए कैसे वर्जित है, एज ए सिटीजन हो या पेट्रियोटिज्म हो, तो हम तो अगर देश की बात नहीं करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? एक्चुअली इसके बारे में ही पूछना था। ठीक है, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, क्या होता है ना, हम गृहस्थ के रूप में जितना धर्म करें उतना अच्छा। बस वही बात यहाँ भी है। साधु साध्वियों के लिए तो वो सब चीजें अवॉइडेबल है, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता है। पर हम भी अवॉइड कर सकते हैं। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जिन्हें न्यूज़पेपर का शौक नहीं होता है, कहाँ क्या चल रहा है उनसे मतलब, वो अपने हाल में मस्त रहते हैं, अपना प्रतिक्रमण करना, सामायिक करनी, उसी में लगे रहते हैं। तो गृहस्थ को तो वैसे ही जीवन जीना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन जहां नहीं हो सकेगा वहां करना भी पड़ेगा। लेकिन हम साधु संतों को देखते हैं ना सर, इस कथाओं के बारे में बात तो करते ही है ना, समाज के, देश के, नहीं करनी चाहिए, न्यूज़पेपर भी करते हैं तो पढ़ते गलत हैं। है। अच्छा, प्रभा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, एक तो प्रतिसलीनता यानी अपोजिट जो आपने बताया, तो जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, पूरा ध्यान से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या ये अप्रतिसलीनता में आएगा क्या? हाँ, देखिए क्या होता है ना, इंद्रियों का निरोध होता है प्रतिसंलीनता। तो प्रतिसंलीनता पॉजिटिव वर्ड है। लीन होना कषायों में, इंद्रियों में, योगों में, उसमें लीन होना अच्छा नहीं है। प्रतिसंलीनता अच्छा है, और अप्रतिसंलीनता लग जाएगा तो अगेन नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो अभी लीनता का मतलब नेगेटिव बातों से ही है कि इंद्रियां जो गलत टास्क करती है, मोस्टली इंद्रियों का कार्य देखिए रॉन्ग टास्क ही ज्यादा होता है, सही टास्क तो हम कम करते हैं। तो उस अपेक्षा से उसको मतलब एक कहते हैं ना, मुख्य बात ज्यादातर क्या होता है, उसको मेन बना दिया जाता है। तो एक्चुअली तो देखो, सब पे संयम ही होना चाहिए। जितना जितना संयम है, जितना निरोध है, वो प्रतिसंलीनता है। जैसे अभी हम जो क्लास पूरे ध्यान से मनोयोग से कर रहे हैं, तो वो प्रतिसलीनता है? देखिए, शुभ योग की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर ना अशुभ योग की बात हो रही है। अशुभ योग से हमें बचना है, वो बात है यहाँ पर। तो मतलब उस समय आपने दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब और अन्य अशुभ योगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रतिसंलीनता है। ओके। और एक जैसे जाति से आर्य और आर्य जाति वाले, तो क्या इसे हम कर्मणा जैन और जन्मना जैन जैसे हैं वैसे समझ सकते हैं क्या? हाँ, वो भी समझा जा सकता है।
मतलब एक अंदर से जैनत्व होना और एक जैन जाति में पैदा होना, वो बात करना, और वो वाली एग्जाम्पल आपका अच्छा है। आभार सर आपका, थैंक यू। हाँ विमला जी। विमला जी। जय जिनेन्द्र, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम सामायिक लेते हैं वापस उसकी आलोचना करते तो हम ऐसे बोलते राजकथा, देश कथा, भक्त कथा, पुरुष कथा में दोष लगा हो तो तत्समिच्छामि दुग्धः, क्या ये बोलना अच्छा है कि नहीं? देखिए सामायिक का आलोचना पाठ में तो ये वाक्य निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो अच्छी बात है, जितना और भी चीजें स्पष्ट कर दे तो अच्छी बात ही है। जो सामायिक में अकरणीय कार्य हैं, वो कोई कार्य हमसे अगर हो गया हो तो हम उन सब चीजों के लिए प्रायश्चित करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। तो अगर और ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो अच्छी बात ही है, बट ऐसा विधान नहीं है। हमारे जो वर्तमान आचार्य होते हैं हमें जो बताते हैं हम उसका पाठ कर लें, उतना सफिशिएंट है। बाकी भावों में तो ये सब बातें होनी ही चाहिए। नहीं, पहले साध्वी जी ने बताया था सामायिक के बाद में ये बोले तो अच्छा है, तो हम बोलते हैं, तो आज ये सुनना तो लगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने पहले भी बताया और हम भी जानते हैं कि स्त्रियां दूसरे देवलोक से ऊपर नहीं जाती है, तो स्त्रियां में सब आ गए, श्रावक श्राविका या साधु साध्वी? नहीं नहीं, वो ना देवियों की बात है खाली। साधु साध्वी तो वैसे ही ऊपर नहीं जा सकते हैं देवलोक में, मतलब कितने मरने के देवलोक बाद तक की जा बात नहीं, उसी भव की बात है। उस भव में कोई तिर्यंच मनुष्य आदि तो ऊपर जा नहीं सकते हैं। देवियां भी जन्म जो लेती है, मतलब उस भव में वो 2 देवलोक तक ही जा सकती है। अच्छा, मतलब जा सकती है ऊपर, लेकिन जन्म उनका 2nd देवलोक तक ही होता है। बाकी ऊपर तक जा सकती है 8वें देवलोक तक। अच्छा, वो वहां के देवों को एंटरटेन करने जाती है, बट वो अलग स्टोरी है। बट एक्चुअली मूल रूप से वो दूसरे देवलोक की ही देवियां होती है, तीसरे देवलोक में देवियां जन्म नहीं लेती है। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। जी, अब मैं रचना जी से निवेदन करूंगा आगे की अपनी स्पीच के लिए। बहुत बहुत आभार। स्वाध्याय का क्रम निरंतर चल रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है, व्यवस्थित। आज का जो सेशन हमने 5 मिनट रखा है वो इसलिए क्योंकि कल जो हमारे धर्म संघ में हम कह सकते हैं एक युग का अंत हुआ, प्रमुखा श्री जी को हमने अपने धर्म संघ में जिस रूप में हमने उन्हें देखा, आज वो हमारे बीच नहीं रही। लेकिन उन्होंने जो हमारे धर्म संघ के लिए किया, जो नारी शक्ति के लिए किया, नारी को जिस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया, वो अविस्मरणीय रहेगा। और हम कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके जो कर्तृत्व है उनको देख करके हम भी कुछ ऐसी प्रेरणा लें ताकि हम भी अपने जीवन का एक नव निर्माण कर सकें। कुछ लाइनों में कहना चाहूंगी कि यथा नाम तथा गुण, कनक की सी प्रभा बिखेरने वाली, जब भी जाओ सामने मधु स्मित के साथ आंखों से अमी बरसाने वाली, हाथों से शक्ति सरसाने वाली, नव स्फूर्णा दायिनी, मंगल भाव प्रदायिनी, शुभ संकल्प जगाने वाली, संकल्प शक्ति बढ़ाने वाली, मातृ हृदया वात्सल्य मूर्त, कहाँ खो गया वह चेहरा मुस्काता, जय 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 शासन माता। जिन्होंने 3 आचार्यों की सेवा करी और हमारे धर्म संघ में वो कार्य किया जो एक अपने आप में अमिट छाप छोड़ के गया है। आज हम उनकी लेखनी को देखें, हम उनके कर्तृत्व को देखें, हम उनके किसी भी कार्य को देखें, तब हमें ऐसा लगता है वो एक ऐसी कला थी जो हर कला में निपुण थी। चाहे उनके सामने बालक आए, बड़े आए, बुजुर्ग आए, नारी शक्ति आए, कोई भी आए, वो उन्हें जिस प्रकार का प्रेरणा पाथे प्रदान करती थी, मानो वो आने वाला हर श्रावक श्राविका, कोई भी व्यक्ति उनके सामने आकर के मानो अपने सारे दुखों को भूल जाता था और उनसे एक नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त करके वहां से निकलता था। तो ऐसी शासन माता का हमारे धर्म संघ से जाना बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आना और जाना यह तो शाश्वत नियम है। हम उनके गुणों को कैसे आत्मसात करें और अपने जीवन को हम निखारें, हमें इस बात में चिंतन करना है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम कैसे अपना नव निर्माण कर सके, इस बात की हमें प्रेरणा लेनी है।
ऐसी शासन माता को मैं नारी शक्ति की तरफ से, मुंबई महिला मंडल की तरफ से श्रद्धा प्रणत होकर के भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि आप जहां कहीं भी हो, आप उत्तरोत्तर मोक्षगामी बने और हमें नई प्रेरणा दें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। और आज आप में से भी अगर कोई अपने 1-2 मिनट में अपने भाव व्यक्त करना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। विमला जी, आपको करना, आपने कल बोल दिया था क्या, या बोलना है? हैंड रेज कर सकते हैं आप अपना एक बार। पांडे जी अनम्यूट कीजिए। विमला जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। विमला जी आप म्यूट है अभी भी। अभी आप ऑलरेडी अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आ रही आवाज? आ रही? हाँ, आ रही है। हेलो, आ रही है विमला भाभी। हाँ जी। शासन माता साध्वी प्रमुखा जी के सुपावन चरणों में मैं सत सत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई मैं यही मंगल कामना करती हूँ। नारी जाति के नायक, ममता महिमा, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, जो हमें नारी जाति को निरंतर विकास के अग्रसर पर हमें विकास के लिए हर पल हर क्षण हमें यह निर्देश देती रहती है कि महिला जाति को आगे से आगे विकास करना है। प्रति वर्ष न कुछ हमें ये उनके मुखारबिंद से हम सुनते रहते थे। नारी जाति को तत्व ज्ञान में हो चाहे हर किसी कार्य में आपको आगे बढ़ना है, तो हमें नारी जाति को एक ऐसा अवदान क्या, एक ऐसी चीज हमारे हाथों से हमने ये खो दिया है कि हमारी साध्वी प्रमुखा जो हमें बार बार निर्देश देने वाली, वो आज हमारे बीच में नहीं रही है। मैं उनके अंतिम यात्रा के देह के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो वह अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और मोक्षगामी बने। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। विमला जी, सरला जी लिंगा आप बोलना चाहेंगे 1 मिनट में? अंधेरी से सरला जी लिंगा जुड़े हुए हैं। विमला जी रागवश थोड़ा सा अर्थ ध्यान में चले गए। सरला जी लिंगा। दिनेश जी आप भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको भी कहना है कुछ तो। ठीक है, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप सबके प्रति अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता। सुधांशु जी आप कुछ कहना चाहेंगे और 1 मिनट में? हाँ, मैं 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। वैसे मैं कल अपनी बात रख चुका हूँ। साध्वी प्रमुखा जी के बारे में मैंने कुछ संस्कृत में पद्य या कुछ लाइंस लिखी है, तो मैं उसका एक बार वाचन करना चाहूंगा। वैसे संस्कृत में है, शायद समझ में आएगा कुछ कुछ, नहीं तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकूंगा। त्रयाणामाचार्याणां सामीप्यं प्राप्ता साध्वी प्रमुखा यह व्यक्तित्वम् असाधारणं मातृहृदया वात्सल्य मूर्ति कनक प्रभा अकरोत् कति कति जनान तारणम। विचारशीलानुभवी वक्त्री साहित्यकारा करोति सर्वत्र धर्मस्य प्रसारणम। मनोनयने मृते वर्षे भवत्याः कृपया भूयान्मम सर्वान् दोषान् निवारणम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, जिन्हें संस्कृत में पूरा समझ में न आया हो। 3 आचार्यों की सानिध्य प्राप्त साध्वी प्रमुखा जी का व्यक्तित्व है असाधारण। मात्र हृदया वात्सल्य मूर्ति कनक प्रभा जी ने किया कितनों का तारण। अनुभवी वक्ता प्रबुद्ध विचारक एवं साहित्यकार बनकर रहे धर्म का प्रसारण। एक्चुअली ये मैंने पहले लिखा था, इसलिए कर रहे शब्द आ रहा है, बट मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा यहाँ। साहित्यकार बन किया धर्म का प्रसारण। मनोनयन अमृत वर्ष पर आपकी कृपा से हो मेरे सब दोष निवारण। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर।
और जैसा कि हम स्वयं भी देख रहे हैं कि जैन स्कॉलर की जो पढ़ाई हो रही है उसमें संस्कृत भाषा पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप भी जो आगम स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी भी ऐसी कोई रुचि हो तो आप सुधांशु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। अगर ऐसी कोई इच्छा आपके भीतर भी जगे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमको अपने आप को प्राउड फील होता है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं और उसमें अपने भावों की प्रस्तुति देते हैं। तो पुनः एक बार सुधांशु जी के लिए ओम अरहम, आप सबके प्रति आभार।